पहले सेगमेंट पे हम बात करेंगे व्हाट इज सीसेट, सीसेट क्या है, सीसेट के बारे में अच्छे से थोरोली जानेंगे। सेकंड, व्हाई यूपीएससी इंट्रोड्यूस सीसेट, ये जो सेकंड वाला आप देख रहे हैं ना, व्हाई यूपीएससी इंट्रोड्यूस सीसेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। कहने को लग रहा है कि सर ये वाला क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इसकी जरूरत है, क्योंकि जब तक हम यूपीएससी का अप्रोच नहीं जानेंगे कि क्यों उसने इंट्रोड्यूस किया है। सेकंड जो है इस पर बात करेंगे, फिर हम सिलेबस पर बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, पाठ्यक्रम क्या रहेगा। फिर हम बात करेंगे सेक्शनल वेटेज की कि किस में क्या रहेगा, कितना वेटेज किस सेक्शन का है, इस पर मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। फिर आपसे डिस्कशन करूंगा 2024 और 25 के लिए हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, कैसे अप्रोच करना है पेपर को, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं व्हाट इज सीसेट, सीसेट क्या है। तो देखिए सीसेट प्रीलिम्स, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है उसका सेकंड पेपर है। ठीक है, आपको लिखना नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड पेपर है और इसका नाम आप देख रहे हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड एक वर्ड यहां पर यूज हुआ है, एप्टीट्यूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, कोई बताएगा मुझे? सॉरी, रीजनिंग एबिलिटी। और कोई बताइए? लॉजिक। ओके, एप्टीट्यूड का कोई मीनिंग बताइए? वे ऑफ थिंकिंग, बहुत अच्छा सा, वे ऑफ थिंकिंग है ना। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड वे ऑफ थिंकिंग कह सकते हैं। और लॉजिक कैसे यूज करना है लाइफ में, है ना, लॉजिकल कैसे होना है। देखिए दो तरह का थॉट होता है, एक होता है लॉजिकल और एक होता फैक्ट बेस्ड, है ना। तो फैक्ट बेस्ड नहीं, फैक्ट बेस्ड आपके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सारे के सारे सब्जेक्ट कैसे हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, है ना। इनमें फैक्ट्स हैं, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ना है फिर उसको समझना है। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट नहीं है यहां पे, यहां पर क्या है, सिर्फ लॉजिक, लॉजिक है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये लॉजिकल है, तो बड़ा अच्छा है, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो हाँ बिल्कुल लॉजिकल थिंकिंग, आशीष यादव, बिल्कुल बहुत अच्छे। फिर अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं इसमें, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 80 क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं, और सारे के सारे क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। कैसे क्वेश्चन रहेंगे? एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी है 1/3 का, क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर आप देख रहे हैं 1/3 का क्या रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग है 1/3 का। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं तो पेपर बाइलिंगुअल, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको मिल जाएगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो हैं इसके वो कितने हैं, 200 मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स 200 है। ठीक है, एंड पासिंग मार्क्स कितना है, 66। कितना आसान है, 1/3 मार्क्स गेन करना है, 33% ओनली। हाँ, कितना आसान है, ये तो ऐसे चुटकियों में कर देंगे हम। अच्छा अभी से 3 वर्ष पहले का अप्रोच यही था कि अरे ऐसे ही कर देंगे चुटकियों में। हाँ, 33% मार्क्स। हाँ, तो ये जो है ना, ये 33% मार्क्स गेन करने में आसानी तो है लेकिन मुश्किलात बहुत हैं, और आपको बहुत सारे एंगल्स पर काम करना पड़ेगा तब ये मार्क्स आप गेन कर पाएंगे, आसान तो नहीं होगा। और जो आसानी से सोचता है कि आसान है उसके लिए ये अगले साल एग्जाम देने के लिए उसकी प्रबंध करता उसका, है ना, कि आपको एक बार और एग्जाम देना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो जाइए, है ना। और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मारे जा रहे हैं। अच्छा, क्वालिफाइंग है ये पेपर, मुझे लगता है यही वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड जो है, ये सबसे ज्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रहा है इसको क्रैक करने में। अभी चलने दीजिए, इसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा, ये क्लास ले लीजिए, अगली क्लास में। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं इसको क्या करना पड़ेगा, इसको सीरियसली हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी इस बोर्ड पर मैं लिख नहीं पा रहा हूं बट मैं ऐसे एक्सप्लेन करता रहूंगा। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं आपसे तो
जो ये क्वेश्चन है, यक्ष प्रश्न है कि वाई यूपीएससी इंट्रोड्यूस्ड सीसेट इन यूपीएससी, है ना। सीसेट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, यूपीएससी में सीसेट को क्यों लाया गया? 2012 से पहले नहीं था ना, नहीं था ना, हाँ अलग से नहीं था, है ना, अलग से तो नहीं था ना, अलग से पेपर इंट्रोड्यूस कर दिया 2012 में यूपीएससी ने। क्यों किया? सीसेट को क्यों लेकर आया, अलग से क्यों लेकर आया, क्या लगता है आपको? सर बिकॉज़ एडमिनिस्ट्रेशन में जरूरत होती है बेसिक मैथमेटिक्स की। वेरी नाइस। और बताइए क्या लगता है आपको, यूपीएससी में सीसेट को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? एक कमेटी बनी, ठीक है, और उस कमेटी ने रिपोर्ट किया कि लॉजिकल माइंड अप्रोच वो ऑफिसर्स में लाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक बात और बताऊं, लॉजिकल माइंड जो होता है ना, वो टेक्नोलॉजी के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्ट करता है। जानते हैं या नहीं जानते? और जमाना किसका है? टेक्नोलॉजी। तो अगर जमाना टेक्नोलॉजी का है तो बिना लॉजिक के अप्रोच कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। जमाना टेक्नोलॉजी का है और बिना लॉजिक के अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो चोर सिपाही से आगे हो जाएगा। यस और नो? हो जाएगा ना। इसीलिए यूपीएससी ने कहा कि डिमांड है, लॉजिकल होने की जरूरत है और अच्छे लेवल पर लॉजिकल होने की जरूरत पड़ेगी। हमें इस एंगल से भी अपने आने वाले आईएएस ऑफिसर्स को, है ना, ट्रेन करना पड़ेगा और इस तरह से लॉजिकल माइंड भी उनका अच्छे लेवल पर होना चाहिए, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी के साथ में क्या कर पाए, समन्वय कर पाए, कनेक्ट कर पाए अच्छे से। आप समझ पा रहे? देखिए एक बात बताऊं आपको, जब तक हम यूपीएससी की किसी सब्जेक्ट को लेकर अप्रोच को नहीं समझ पाएंगे तब तक उस सब्जेक्ट में अच्छा कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, यूपीएससी ने सीसेट इंट्रोड्यूस क्यों किया, उसकी वजह है आपको लॉजिकल वे में क्या करना चाह रहा है, ट्रेन करना चाह रहा है। और अगर लॉजिकल वे में ट्रेन करना चाह रहा है तो लॉजिकल वे में ट्रेन होना है या सिर्फ क्वालिफाई करना है एग्जाम को? ट्रेन होना है, एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊं सबसे मुश्किल क्या है सीसेट में, सबसे मुश्किल है क्वालिफाइंग पेपर को समझना। देखिए एक है पेपर को क्वालिफाई करना, एक है पेपर को क्वालिफाई करना और एक है यूपीएससी की अप्रोच से इस सब्जेक्ट की स्टडी करना। दो हैं, है ना, दो रास्ते हैं हमारे पास में। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का जो टारगेट है वो क्या है, क्वालिफाई करना, जस्ट क्वालिफाई टू एग्जामिनेशन, है ना। उनका फोकस है वी वांट टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन ओनली। लॉजिकल वे में ट्रेन हो रहे या नहीं हो रहे इससे हमारा मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एग्जाम को क्वालिफाई करना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। मुझे लगता है अगर स्टूडेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज कर दे, सिर्फ वो इतना समझे कि यूपीएससी की डिमांड है इस सब्जेक्ट के थ्रू एस्पिरेंट की लॉजिकल पावर को डेवलप करना, अगर वो इस एंगल से समझ ले तो मुझे लगता है पेपर अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा, उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट हमेशा यही सोच रहा है कि पेपर को क्या करना है, क्वालिफाई करना है। जब पेपर को क्वालिफाई करने के लिए जाओगे ना तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। ये ध्यान रखना, माइंड का है सारा गेम, सारा गेम थॉट प्रोसेस का है, सारा गेम थॉट्स का है। जिसने किसी सब्जेक्ट को लेकर अपने माइंड को एंगल के साथ में यूज किया, और एंगल दो हैं, एक क्वालिफाई करना और एक लॉजिकल पावर को डेवलप करना। अगर आप इस एंगल से अप्रोच करेंगे एग्जाम को तो आपको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होगा, और अगर आप इस एंगल से अप्रोच करेंगे कि मुझे लॉजिकल पावर को डेवलप करना है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आप एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा जिसका ये पेपर क्वालिफाई ना हो। इट्स माय प्रॉमिस। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 7 to 8 ईयर्स में मैंने डिफरेंट स्टेट्स में पढ़ाया है और अभी तक मुझे लग रहा है मैं 14 स्टेट्स
इंडिया के कवर कर चुका हूँ, 14 स्टेट में पढ़ाया है और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच के स्टूडेंट को देखा है, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को देखा है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बहुत अच्छा था, उनका मैथ्स अच्छा नहीं था। कुछ स्टूडेंट ने मैथ्स सीखने से बिल्कुल मना कर दिया, बोला नहीं हम कॉम्प्रिहेंशन से कर लेंगे, वो फेल हो गए, है ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जिनका मैथ बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिनका रीजनिंग बिल्कुल अच्छा नहीं, जिनका लॉजिकल पावर, लॉजिकल एंगल जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन उनको ट्रस्ट था मेरे कहे हुए पर कि मैं सिखा दूंगा, और मैंने सिखा दिया, उन्होंने सीख लिया, उनका पेपर क्वालिफाई हो गया। तो मैं आप सबसे पहले तो आपसे एक डिमांड करूंगा कि जो मैं बोल रहा हूं उस बात को बहुत ध्यान से आपको सुनना है और उसको बिलीव करना है, ठीक है। बिलीव का सारा गेम है। सारा गेम किसका है? बिलीव का। बिलीव ही है जो पत्थर में भगवान को ढूंढ लेता है ना, और बिलीव ही है जो भगवान में भी फिर पत्थर ढूंढता है। यस और नो? तो बिलीव का सारा गेम है। तो बिलीव कीजिएगा कि अगर अप्रोच सही रहा तो हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं होने वाली है, ठीक है। फिर आप आइए आगे मैं बात करता हूं यूपीएससी में सीसेट क्यों लाया गया, ये आपको समझ में आया ना। देखिए यूपीएससी में सीसेट लाने के पीछे में प्रॉब्लम एक आ रही थी कि पेपर को पहले मार्क्स लेकर आए थे। आपको पता ना, पहले मार्क्स ऐड हो रहे थे, है ना। 2014 में क्या हो गया ये पेपर? क्वालिफाइंग हो गया, है ना। अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ? अच्छा हुआ या खराब हुआ? क्वालिफाइंग होकर पेपर अच्छा हुआ या खराब हुआ? अच्छा हो गया। मुझे लग रहा है मार्क्स अगर ऐड होते तो स्टूडेंट ज्यादा अच्छे सीखता। यस और नो? सीरियसली लेता है। क्वालिफाइंग हुआ ना, इस वजह से ना स्टूडेंट ने उसको क्या कर दिया, हल्के में ले लिया। यूपीएससी के लिए अच्छा हुआ ना कि जो हल्के में लेते हैं चीजों को वो देखिए यूपीएससी तो हमेशा से इसके मार्क्स ऐड करने ही चाह रहा था। आपको पता है यूपीएससी ने स्टार्टिंग में पेपर के मार्क्स ऐड करने चाहे, वो क्वालिफाई नहीं चाह रहा था, वो चाह रहा था कि स्टूडेंट सीख ले अच्छे से, ठीक है। बट बाद में क्या हुआ, बाद में यूपीएससी को चेंज करना पड़ा, ठीक है, क्वालिफाइंग करना पड़ा। चलिए देखिए मैं आपको बताऊं सीसेट का ना डेली लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसी वजह से यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस भी किया। देखिए क्या है इंपॉर्टेंस, देखिए ये एबिलिटी टू लर्न योर लॉजिकल एंड एनालिटिक थिंकिंग डेवलप्स। देखिए सीखने की योग्यता और उसकी जो तर्क और विश्लेषणात्मक सोच है उसको ये विकसित करता है। ये पीडीएफ आप तक पहुंचेगी, ठीक है। देखिए आपकी ना मेमोरी को बहुत अच्छे से एनहेंस करता है। जो पर्सन लॉजिकल होगा ना उसकी मेमोरी जो होगी ना वो शार्प हो जाएगी। इस बात को मैं बता रहा हूं आपकी को, आप देखिएगा, क्योंकि डिजिट्स को के साथ में माइंड जब रिएक्ट करता है तो जो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है, वो ये कहती है कि माइंड की जो याद करने की सेल्स हैं, है ना, वो इंक्रीज होती है और वो और अच्छे से एफिशिएंसी के साथ में वर्क करती है, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़िए इसको, बड़ा मजा आएगा, है ना। ज्योग्राफी करते करते आपको याद करते करते परेशानी, अब मैथ्स को कीजिए, बड़ा मजा आएगा। इसका मतलब यह है कि इसको ना इस तरह से अप्रोच करना कि हमें इससे कुछ सीखने को मिलने वाला है ना। जैसे गेम खेलते हैं ना, आप जस्ट वैसे ही समझना, क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मजा आता है, आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा। देखिए और डिसीजन मेकिंग पावर को ना बहुत अच्छे से डेवलप करता है। इसमें एक सेगमेंट आएगा जहां पर हम बात करते हैं कंक्लूजन्स की, आर्ग्यूमेंट की, जहां पर हम बात करेंगे आपसे अजम्पशंस की, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है, ठीक है। वहां पर आप सीखेंगे कि हमारी डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए, कंक्लूजन्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, कैसे आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ये सब आप सीखेंगे वहां पर, ठीक है। और आप देखिए आपका जो आईक्यू लेवल है ना उसमें बहुत अच्छे से, आईक्यू लेवल को बहुत अच्छे से एनहेंस करेगा। इस बात को आप धीरे 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 समझेंगे, ठीक है। और आगे देखिए, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है सिलेबस। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आएगा कि
लगभग सिलेबस तो वनडे एग्जाम जैसा है, लेकिन अप्रोच वनडे एग्जाम से बिल्कुल डिफरेंट है। अगर वनडे एग्जाम जैसी अप्रोच करने की कोशिश की तो सीसेट क्लियर नहीं होगा। अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, इसका पहला चैप्टर है, और जो दूसरा चैप्टर है वो है क्रमचय संचय। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से इस बार कितने क्वेश्चन से 2023 में, कोई बता सकता है मुझे? किसी को पता है यहां से कितने क्वेश्चन थे संख्या पद्धति से? किसी ने पिछला पेपर दिया, 2023 का एग्जाम दिया? नहीं, 16 क्वेश्चन थे। और कितने क्वेश्चन पर क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम? 27 क्वेश्चंस पर एग्जाम क्या हो जाएगा? क्वालिफाई हो जाएगा। और एक ही चैप्टर 16 क्वेश्चंस कैरी कर रहा था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन से परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। आधे मैथ्स को घेर कर बैठे थे ये दोनों चैप्टर। और इसका ये संख्या पद्धति है ना, इसका अप्रोच क्रमचय संचय के साथ में मिक्स होकर चलता है। ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये दोनों चैप्टर कंबाइंड होकर चलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये दोनों चैप्टर ही आधे मैथ को लेकर बैठे थे। और ये सिर्फ 2023 में नहीं हुआ है, ये 2022 में भी हुआ, 21 में भी हुआ। पिछले 3 वर्ष से ये दोनों चैप्टर की डोमिनेंसी आपको दिखेगी सीसेट के पेपर में। अगर मैं आगे बात करूं तो परसेंटेज, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के साथ ही हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ है, लेसर मैसेज जिसको बोल रहे हैं हम। मैथमेटिकल वेन डायग्राम, वेन आरेख बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, है ना। यहां से पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, बट यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर, और इस बार आएगा। वेन डायग्राम से कम 5 क्वेश्चन होंगे इस बार 2024 में। फिर अगर मैं आगे बात करूं, एवरेज है और लॉजिकल मैथ्स है। लॉजिकल मैथ्स में क्या होता है ना, ऐसे दे देगा कि एक सीढ़ी पर एक व्यक्ति चढ़ रहा है, ठीक है, और वो ऐसे कह देता है कि अगर वो 5वीं सीढ़ी पर पहुंचा और वो मिडिल में पहुंचा तो बताइए उस सीढ़ी में कितने पायदान थे। ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया, तो ये लॉजिकल है ना। एक कह दिया ए से बी तक जाने के लिए 4 रास्ते हैं और बी से सी तक जाने के लिए 5 रास्ते हैं। ऐसा क्वेश्चन इस अभी तक 4 बार ऐसा डिक्टो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक में डायग्राम बनाकर दे दिया था, एक में लैंग्वेज दे दी, फिर डायग्राम बनाकर पूछा यूपीएससी ने। तो ये उसमें आप रास्ते बनाइए, है ना। लेकिन अगर आपको अप्रोच पता होगा कि वो किस चैप्टर का क्वेश्चन है तो वो आपको बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाँ, आगे बात करते हैं लॉजिकल मैथ्स हो गया। आगे बात करते हैं परसेंटेज हो चुका है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, वनडे एग्जाम में और सीसेट में क्या डिफरेंस है। पेन मत चलाइए, आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, डोंट वरी, पीडीएफ मिलेगी, आप बस सुनिए मुझे। वनडे एग्जाम में और सीसेट में क्या डिफरेंस है। वनडे एग्जाम में और सीसेट में डिफरेंस ये है, वनडे एग्जाम में ये चारों चैप्टर जो है ना, ये 4-5 चैप्टर जो हैं, इनका बहुत बड़ा वेटेज है। लेकिन सीसेट में इन चैप्टर्स का वेटेज बहुत कम है। मैंने लास्ट ईयर, मुझे याद है, मैंने प्रॉफिट लॉस तो पढ़ाया भी नहीं था स्टूडेंट को, किसी भी बैच में नहीं पढ़ाया, डिस्काउंट नहीं पढ़ाया, है ना। 1-2 स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी करके बैठे थे, वो बोलने लगे अरे सर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रॉफिट लॉस। हमने बोला वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, सीसेट हम पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कौन सा चैप्टर कहां पर कितना इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर को पढ़ना है, किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है। ये बात बहुत कुछ डिसाइड करेगी एग्जाम में। देखने को सीसेट पूरा आपको दिखेगा वनडे एग्जाम जैसा, है ना, सिर्फ पैसेज को छोड़कर, बट उसका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट, उसके क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ भी मुखातिब कराऊंगा। रेशियो, अनुपात है अगला चैप्टर, आप देखेंगे। फिर एलिगेशन, मिश्रण, ठीक है। आगे अगर हम देखें, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, डाटा सफिशिएंसी। ये जो डाटा सफिशिएंसी चैप्टर है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डाटा सफिशिएंसी के बारे में वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको कि डाटा सफिशिएंसी जो चैप्टर है, ऑनलाइन जो स्टूडेंट देख रहे हैं प्लीज आप कमेंट थोड़ा सा कम कर दीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। आप सिर्फ सुनिए ध्यान से, क्योंकि ये आज की जो पहली क्लास है ना, पहली क्लास आप फंडामेंटल समझ लीजिए इसका, समझते ना, नींव भरना। तो सबसे पहले नींव भरी जा रही है आपकी। ये क्लास ही आपके दृष्टिकोण को सेट करेगी, सी सेट को देखने का आपका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। और ध्यान रखना, सारा गेम दृष्टिकोण का ही होता है। आपका एंगल कैसा है चीजों को देखने का, वही होता है ना। तो पहले क्लास में आपका दृष्टिकोण बनाया जाए, है ना, वरना कहीं अप्रोच माइंड सेट अगर खराब हुआ तो फिर मैं मेहनत कितनी भी कर लूं या आप कितना भी कर लें, सी सेट में आपको फेल होने से कोई बचा नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जो आज की क्लास है, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, प्लीज जस्ट फोकस ऑन क्लास, डोंट कमेंट, ओके। चलिए फिर आगे हम बात करें डाटा सफिशिएंसी जो चैप्टर आप देख रहे हैं। डाटा सफिशिएंसी जो चैप्टर है, इस चैप्टर के थ्रू वो सारे चैप्टर्स को मिक्स करके पूछ लेगा। डाटा सफिशिएंसी में क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है, इसमें सिर्फ ये पता करना होता है कि ये जो दिया गया डेटा है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा, इस डेटा से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। पीछे में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो मुझे जरा बताइएगा कि एक क्लॉक है, एक घड़ी है, ठीक है, और मैंने कहा है उसकी मिनट की घड़ी, मिनट की जो सुई है और जो घंटा की सुई है, उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण है। सुना ध्यान से आपने प्रश्न? सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का एंगल है। मेरा प्रश्न है आपसे, क्या 9 बजे हैं? प्रश्न क्या है मेरा आपसे? क्या 9 बजे हैं? प्रश्न यह है, और आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच 90 डिग्री का कोण है। आप बताइए सुबह के 9 बजे हैं या नहीं बजे हैं? बजे हैं क्या? नहीं बजे हैं? हाँ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट इनसे भी सुनना चाहूंगा जरा। नहीं, अभी तो हमने जितना बोला बस इतना ही, जितनी इंफॉर्मेशन है। बजे हैं या नहीं बजे हैं? देखिए सुनिए ध्यान से। मैंने पूछा क्या 9 बजे हैं, और इंफॉर्मेशन क्या थी आपके पास कि मिनट की सुई और घंटा की सुई के बीच में 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहली बात आप यहां पर समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका आंसर यस भी हो सकता है और नो भी। आपको बता देना चाहता हूं कि एक दिन में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में 11 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अब मैंने अगर ये बोला 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो 3 बजे भी बनता है 90 डिग्री का कोण, है ना, 9 बजे भी बनता है 90 डिग्री का कोण, तो 90 डिग्री का कोण 11 बार बनता है। तो अगर 11 बार बनता है तो आप अगर यस बोले तब भी गलत हो गया, है ना। आप नो बोलेंगे उनका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 9 बज भी सकते हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी, है ना। डाटा सफिशिएंसी में आप यही सीखेंगे, ठीक है। अभी हम इस इंफॉर्मेशन का यूज करके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इस जानकारी का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है ना। यही डाटा सफिशिएंसी में, इसी में इस तरह के क्वेश्चंस हम डील करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। क्षेत्र मिति मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, और मिसलिनियस विविध क्वेश्चन, ठीक है, अलग अलग तरह के और भी क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। वो डाटा इंटरप्रिटेशन तो आ ही गया है, जिसमें हम आंकड़ों के थ्रू डेटा पर बात करते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है सीसेट में? सीसेट का पेपर अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल मतलब कभी तो किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा और कभी
किसी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेगा, इसीलिए इसको क्रैक करने में मुश्किल आती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि सर सबसे इंपॉर्टेंट 2024 के लिए कौन कौन से चैप्टर हैं, आप बताइए हमें, तो आप लिखिए। मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं आपको कौन कौन से चैप्टर हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा। नंबर सिस्टम लिखिए आप, नंबर सिस्टम, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या हुआ? क्रमचय संचय। नंबर सिस्टम क्या हुआ? संख्या पद्धति। ठीक है, और आगे देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन। इस बार डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण बोलते हैं। ठीक है, आंकड़ों का विश्लेषण। और वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं 2024 के लिए। जो भी स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे 2024 में, वो इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दूं, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पहला चैप्टर, फिर उसके बाद में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्रमचय संचय दूसरा चैप्टर, प्रोबेबिलिटी तीसरा चैप्टर, फिर हम बात कर रहे हैं डाटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की उपलब्धता, है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का विश्लेषण, और वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे इस बार। ठीक है, कुछ और भी चैप्टर हैं जो इनके साथ में मिक्स होके चलेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे परसेंटेज है और एवरेज है और रेशियो है, इसको भी लिख लीजिए आप। परसेंटेज प्रतिशत, एवरेज औसत, और रेशियो। SI एंड CI सौरभ कुमार जी, नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, वनडे एग्जाम के लिए तो ठीक है, यहां CSET में कोई योगदान नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना, और एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेहनत करनी पड़ी 6 घंटे। क्या फायदा हुआ? नहीं। मैं यही कह रहा हूं आपसे, एक्चुअली स्टूडेंट पता क्या करता है, अभी थोड़ी देर बाद आप भी पूछेंगे सर बुक बता दीजिए हमें, कुछ समय बाद आपका भी क्वेश्चन आएगा। ये यक्ष प्रश्न रहता है, हर क्लास में मुझे फेस करना पड़ता है, सर बुक बता दीजिए कोई, है ना। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको कोई बुक सजेस्ट नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? उसकी वजह यह है, अगर मैं आपको कोई भी बुक इस समय सजेस्ट करूं तो मार्केट में मुझे कोई ऐसी बुक नहीं दिखती है जो CSET को अच्छे से डील कर ले। सभी बुक्स में अप्रोच जो है वो वनडे एग्जाम जैसा ही है, 100 200 क्वेश्चन भर दिए हैं एक एक चैप्टर पर, फिर स्टूडेंट परेशान होता है उनको सॉल्व करते करते। ठीक है, और हर चैप्टर पे क्वेश्चन है। क्या करना है आपको? करना है आपको प्रीवियस ईयर पर काम। क्या करना है हमें? प्रीवियस ईयर पे काम करना है। हम एक चैप्टर अगर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, तो उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे, हो गया काम। और अगर कहीं से कुछ रिवीजन भी करना है तो बस उन्हीं चैप्टर्स का उन्हीं एंगल से आप रिवीजन कर लेना। अब स्टूडेंट क्या कहते हैं ना, सर हमारे पास में वो अग्रवाल जी की किताब रखी है, हमारे पास लाल किताब पीली किताब रखी है हमारे पास में, हम उससे पढ़ लें। मैं मना करता हूं, नहीं ऐसा मत करना, क्योंकि आपका वो टाइम वेस्ट कर देगा। क्यों टाइम वेस्ट कर देगा? वनडे एग्जाम की कोई भी बुक जब आप पढ़ते हैं तो हर बुक के एक चैप्टर पर कम से कम 150 प्रश्न तो रहेंगे। बोलो यस और नो। मैंने पिछले वर्ष प्रॉफिट लॉस पढ़ाया ही नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट बस बताकर निकल गया था, बस इतना है, बस आधा घंटा में दोनों को निपटा दिया था, है ना। अब मैंने डिस्काउंट पढ़ाया ही नहीं था पिछले वर्ष। ठीक है, आप बताना इन चैप्टर्स को सॉल्व करने के लिए आपको 600 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, करोगे? क्यों करना है?
नहीं करना है। आप समझ रहे मेरी बात को? अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, एक बात और बता दूं, पता सब कुछ होना चाहिए, लेकिन कहां पर ज्यादा समय लगाना है वो भी हमें पता होना चाहिए, कहां पर हमें अच्छे से काम करना है। फिर और बात करते हैं, है ना, फिर और बात करते हैं, रीजनिंग के सिलेबस की बात करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध से एक प्रश्न रहता है लगभग, डायरेक्शन से प्रश्न रहता है, सीरीज से प्रश्न रहता है, कोडिंग एंड डिकोडिंग, कैलेंडर से प्रश्न रहेगा, क्लॉक से क्वेश्चन रहेगा, क्लॉक से भी प्रश्न रहता है, सीक्वेंस ऑर्डर क्रम व्यवस्था से क्वेश्चन रहता है, डाइस से भी क्वेश्चन रहता है। और आगे बात करते हैं, घन और घनाभ एक चैप्टर होता है, क्यूब, क्यूब की बात करते हैं, उसमें कितने क्यूब, कितने कलर के क्यूब, उन सब से एक एक क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। पजल, पजल से क्वेश्चन रहता तो है, लेकिन मैं कहता हूं कि पजल पर हमें बड़ी चतुराई से काम करना पड़ेगा, मैं उसके साथ में डील करूंगा तब बताऊंगा आपसे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, गणितीय संक्रियाओं पर हमें कुछ क्वेश्चंस डील करने हैं, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को मल्टीप्लिकेशन कहा जाए, बड़े आसान से क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन मुश्किलात यह है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना। फिर आगे बात करें, आर्ग्यूमेंट, तर्क, निष्कर्ष, कंक्लूजन, अजम्पशन पूर्व धारणा, कोर्स ऑफ एक्शंस, ये जो आप चैप्टर्स देख रहे हैं ना, ये 4 चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा, बट ये 4 चैप्टर हमें कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में काम आएंगे। दोस्तों, ओजांग काइट्स एकेडमी नोएडा में सीसेट का न्यू बैच स्टार्ट कर रही है 11 दिसंबर से। इसकी क्लासेस शाम को 4 बजे होगी और इसमें आपको 100+ क्लासेस मिलेंगी, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। इसमें आपको सीसेट की कंप्लीट कवरेज दी जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की फीस कितनी है। तो ऑनलाइन की फीस है 4,999 रुपए और ऑफलाइन की फीस है 9,999 रुपए।